हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th विषय विज्ञान लेसन 9 पढ़ा रहे थे। आनुवांशिकता एवं जैव विकास का टॉपिक पढ़ा रहे थे लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद में आप लोग पढ़ाए थे जीवों की आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति पढ़ा दिए थे, वातावरण का प्रभाव बताए थे, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। आज आप लोग चौथी हेडिंग पढ़ेंगे, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। वातावरण के प्रभाव से शारीरिक अंगों के लगातार उपयोग या अनुप्रयोग से जो नए परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। यदि उपार्जित लक्षणों की वंशागत का क्रम चलता रहे तो संतानों में नए परिवर्तन स्थायी तथा नए लक्षण विकसित हो जाएंगे। इस प्रकार बनने वाली संतति संतान अपने पूर्वजों से पूर्णतया भिन्न हो जाएगी और इस तरह नई जाति का निर्माण हो जाएगा। तो लैमार्कवाद की मुख्य 4 बातें थी। इन्होंने 4 बातों पर प्रकाश डाला था। इसके बाद देखिए, इनका एग्जाम्पल्स है। अपने सिद्धांत के समर्थन में लैमार्क ने जिराफ का एक उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? जिराफ का। जिराफ दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तान में मिलते हैं। इनकी गर्दन तथा अगली टांगें अधिक लंबी होती हैं। जिराफ की जो गर्दन होती बहुत लंबी होती और अगली टांगें भी लंबी होती, जिनकी सहायता से ये ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वज आकार में अपेक्षाकृत छोटे थे। उनकी गर्दन कम लंबी तथा अगली टांगें पिछली टांगों के बराबर लंबी थी। ये ऐसे युग में रहते थे जब अफ्रीका की जलवायु इतनी गर्म तथा रेगिस्तानी नहीं थी। वहाँ घास के मैदान थे जिनमें वे चरते रहते थे। धीरे धीरे यहाँ की जलवायु शुष्क तथा रेगिस्तानी होने लगी। घास के मैदान लुप्त होते गए। कैसे होते गए? लुप्त होते गए। अतः उन्हें गर्दन तथा अगली टांगों को उचका कर, मतलब अपनी गर्दन को और अपनी टांगों को उचका कर ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार गर्दन तथा अगली टांगों के निरंतर अधिक उपयोग करने के कारण दोनों ही अंगों की लंबाई बढ़ती गई। यह उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहे और अंत में जिराफ की वर्तमान जात के स्थायी लक्षण बन गए। तो एक और उदाहरण बताया, एक अन्य उदाहरण है। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। ये उदाहरण सिर्फ आप लोग समझ लो, लिखना चाहो तो लिख लो, वरना समझ लेना। एक अन्य उदाहरण में उन्होंने बताया कि सर्प का शरीर लंबा होने के कारण उसे झाड़ियों आदि में घुसने में उसकी टांगें असुविधाजनक थी। इस प्रकार उसने टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी टांगें अनुपयुक्त होकर विलुप्त हो गई और वर्तमान बिना टांगों वाली सर्पों की जातियां विकसित हुई। तो जिराफ का एग्जाम्पल था और एक सर्प का है। दोनों चाहे लिखना चाहो लिख लो, वरना एक लिखना है। इसके बाद है लैमार्क की आलोचना।
लैमार्कवाद के जैव विकास संबंधी विचारों में अंगों के उपयोग अनुप्रयोग की बात कही गई। साथ ही इनमें उत्पादित लक्षणों को वंशागत लक्षण मान लिया गया। वैज्ञानिकों ने अप्रामाणिकता के आधार पर इस विचार को पूर्णतया स्वीकार कर दिया। इस आधार पर तो पहलवान का बच्चा पहलवान, अंधे माता पिता का बच्चा अंधा होना चाहिए। एक लोहार के बराबर लोहा पीटते रहने से उसके हाथ की पेशियां अत्यधिक मजबूत हो जाती हैं, किंतु उसका यह लक्षण उसकी संतानों में नहीं आता है। बीजमान ने क्या कहा? बीजमान वैज्ञानिक ने क्या बताया? हाँ, तो बीजमान नामक जर्मन वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का अत्यधिक विरोध किया। उन्होंने चूहे पर अनेक प्रयोग किए। एक प्रयोग में कई पीढ़ियों तक वे चूहों की पूंछ काटते रहे, किंतु उन्हें अंत तक एक ही पूंछ कटा चूहा प्राप्त नहीं हो सका। किसी भी संतति में चूहे की पूंछ उतनी ही लंबी, मोटी तथा मजबूत मिली जितनी से उन्होंने अपने प्रयोग आरंभ किए थे। लैमार्क के अनुसार तो अंतिम पीढ़ी से प्राप्त चूहे बिना पूंछ वाले उत्पन्न होने चाहिए थे। तो बीजमान का मानना था कि अंगों में उत्पादित होने वाले लक्षण कायिक होते हैं तथा ये वंशागत नहीं होते हैं। केवल जनन द्रव्य में पहुँचने वाले लक्षणों को ही वंशानुगति होती है। तो लैमार्कवाद की उन्होंने आलोचना की थी। ओके, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।